हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, आपको जैसे पहले ही विदित है कि हम छायावाद का जो हमारा टॉपिक है वही चल रहा है। तो सबसे पहले हमने छायावाद का अर्थ एवं परिभाषा पर परिचर्चा की। अब जो छायावाद के प्रमुख कवि और छायावाद की प्रवृत्ति पर हम बात करेंगे। तो प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद हम आपको पहले ही करवा चुके हैं। उसके बाद हम छायावादी जो हमारा काव्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर आज हम परिचर्चा करेंगे। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय क्रम से हम करते रहेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका जो विषय रहेगा छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। सबसे पहले ही जो इसकी विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक है। उसके बाद प्रकृति चित्रण। ठीक है, इन्होंने प्रकृति के सजीव सत्य के रूप का चित्रण किया है, यानी प्रकृति जो है वो सजीव रूप में दिखाई देती है हमें। नेक्स्ट, रहस्यानुभूति पर हम परिचर्चा करेंगे। उसके बाद नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। उसके बाद जो छायावाद में स्वच्छंदतावादी जो विचारधारा है उस पर हम परिचर्चा करेंगे। उसके बाद वेदना और निराशा जो इस काव्य में दिखाई देती है, या वेदना और करुणा जो हमें इस काव्य में दिखाई देती है, उस पर हम परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट, श्रृंगार भावना, राष्ट्रीय जागरण, जीवन दर्शन। ठीक है, अलौकिक प्रेम का चित्रण, प्रतीकात्मकता, विश्व मानवतावाद। और इसकी जो भाषा शैली है वह बहुत ही चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली का या वक्रता की प्रमुखता इसकी भाषा में विशेष रूप से हमें दिखाई देती है, तो उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद ये है कि इसका जो साहित्य है वह गीति काव्य है, यानी उसको गाया भी जा सकता है। ठीक है, गेयता दिखाई देती है हमें उस काव्य में, या हम यूँ कहें कि प्रगीतों की अधिकता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे भार्यार्थ निरूपण के स्थान पर स्वानुभूति, यानी स्वयं के मन की अनुभूति को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। उसके बाद कल्पना का उन्मुक्त प्रयोग इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों में जो हमने स्लाइड पर आप देख रहे हो 15 के आसपास जो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां बताई हैं, आइए वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर हमें छायावादी काव्य में कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में देख रहे हैं सबसे पहले व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं के लिए, ठीक है, जिसमें उसने अपनी स्वयं की मन की अनुभूतियों को चित्रित किया है, स्वयं के मन की पीड़ा को, करुणा को, ठीक है, स्वयं की सुख दुख की अनुभूतियों को चित्रित किया है। और स्वयं की अनुभूतियों यानी सबसे अधिक उन्होंने व्यक्तिवाद को प्रधानता दी है, व्यक्ति को प्रधानता दी है उन्होंने। और जैसे कि ये जो कुछ पंक्तियाँ हमने निराला जी की इसमें लिखी हैं, निराला जी का जीवन तो बहुत ही कष्टों से भरा हुआ था। ठीक है, और निराला जी ने स्वयं की अनुभूति को इस तरह से व्यक्त किया है कि जिससे संपूर्ण संसार की ही मानो उसमें वेदना प्रकट हो जाती है। तो निराला जी कहते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदना आई। निराला जी कहते हैं कि मैंने तो अपने काव्य में मैंने मैं शैली अपनाई, कि मैंने तो मैं शैली अपनाकर स्वयं के दुख दर्द को यानी स्वयं की वेदना को काव्य में लिखा। देखा एक दुखी निज भाई, लेकिन कहता है जब मैंने एक दुखी भाई को देखा, अपना ही भाई था, निज में नहीं अपना, ठीक है, तो कहता है दुख की छाया पड़ी हृदय पर, कहता है उसके दुख की छाया जब मेरे हृदय पर पड़ी तो झट उमड़ वेदना आई कि उसकी पीड़ा को देखकर मुझे भी अपनी वेदना याद आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वयं की सुख दुख की अनुभूति में ही इन्होंने विश्व की सुख दुख की अनुभूति को वर्णित किया। नेक्स्ट, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में इन्होंने प्रकृति के सजीव रूप का चित्रण किया है। ठीक है,
और प्रकृति का इन्होंने आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, रहस्यवादी और प्रतीक रूप में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जो छायावादी कवि हैं पंत जी, उन्हें तो प्रकृति का चतुरचितेरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें जो है देखिए कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो यहाँ प्रकृति का जो है मानवीकरण चित्रण किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो हमारी प्रकृति है वह मनुष्य की तरह क्रिया करती हुई नजर आती है। कैसे? बीती विभावरी जागरी, कि बीती विभावरी रात्रि के लिए प्रयोग किया है कि हे रात्रि रूपी सुंदरी या नायिका तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही, कहता है तारा घट ऊषा नागरी, कि ऊषा रूपी चतुर स्त्री तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। ठीक है, तो इस तरह से रात्रि जो है उसको सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है, तारे जो हैं उनको घड़ों के रूप में चित्रित किया गया है, और अंबर जो है उसको पनघट के लिए। तो इस प्रकार से सजीव चित्रण किया गया है प्रकृति का, और प्रकृति जो है वो मनुष्य की तरह क्रिया करती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रहस्यानुभूति। ठीक है, रहस्यवाद को छायावाद का प्राण माना जाता है। विशेष रूप से यदि बात करें हम महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा जी का जो साहित्य है वह रहस्यवाद से परिपूर्ण है, या उन्हें रहस्यवाद की कवित्री माना जाता है। तो रहस्यवाद यानी उसमें कुछ विशेष रहस्यमयी बात को सीधा सीधा नहीं कहकर उसमें कुछ रहस्यात्मकता प्रस्तुत कर दी जाती है। कि हे, जैसे इस पद में हम देखेंगे थोड़ा सा, हे अनंत रमणीय कौन तुम, वह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। तो देखिए स्पष्ट रूप से इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। हे अनंत रमणीय, अनंत माने जिसका कोई अंत न हो। ठीक है, तो कहता है कि हे रमणीय, तुम ऐसे रमणीय इंसान की या युवती की बात कर रहा है कि कौन हो, कि तुम कौन हो, वह मैं कैसे कह सकता। कहता है मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम कौन हो, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। कहता है मैं तो इसका विचार भी ठीक से नहीं लगा सकता। तो ये रहस्यवाद से परिपूर्ण है पंक्तियाँ कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार का रहस्यवाद छायावाद का प्राण माना जाता है। महादेवी वर्मा को रहस्यवाद की प्रमुख कवित्री माना जाता है। नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किया गया है इसमें, और नारी को इसमें बहुत ही उचित मान सम्मान दिया गया है। जहाँ हम बात करें कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो छायावाद के कवियों ने नारी की जो है वो बहुत ही, हम यूँ कहें उसका बहुत ही अधिक मान सम्मान इसमें दिखाया गया है। नारी को देवी, माँ, सहचरी रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सभी रूप जो हैं उनके बहुत ही निश्चल उदात्त प्रेम से परिपूर्ण दिखाए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, यहाँ जो है नारी के लिए बताया जा रहा है कि नारी और पुरुष जो होते हैं वो दोनों ही भिन्न वर्ण के होते हैं, उनका भिन्न जाति के भी हो सकते हैं, भिन्न उनका रूप आकार होता है, भिन्न धर्म भाव हो सकता है, पर केवल अपनापन से, लेकिन केवल अपनाव से। लेकिन कहता है कि नारी के अंदर केवल वो अपनापन होता है, प्राणों से एक थे जिससे कि वह प्राणों से एक हो जाते हैं। यहाँ कुछ ये पंक्तियाँ जो हैं ये निराला जी की हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मनोरमा देवी की मृत्यु हो गई थी उनकी पत्नी की, तो उन्होंने अपने स्वयं के दुख को अपनी पत्नी की जो पीड़ा थी उसको, यानी उससे बिछुड़ने की जो पीड़ा थी उसको उन्होंने व्यक्त किया कि किस तरह से तुमने अपना पन से सबको अपना बना लिया था, जबकि वो कहते हैं कि सभी को मानो कि एक प्राण सूत्र में अपने प्राणों में ही तुमने संलग्न कर लिया था। और विशेष रूप से अपनी बात कर रहे हैं कि हम दो थे लेकिन दोनों के भिन्न वर्ण थे, भिन्न जाति, भिन्न रूप, लेकिन कहता है कि फिर भी एक से लगते थे। स्वच्छंदतावादी विचारधारा को देखें हम कि यह प्रवृत्ति प्रारंभ में श्रीधर पाठक की कविताओं में मिलती है हमें। ठीक है,
और जो स्वतंत्रतावाद की यह प्रवृत्ति देशागत कलागत रूढ़ियों के विरुद्ध हमेशा रहती है। कि स्वतंत्रतावाद तो देखिए इसके नाम से ही विदित है कि स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रतावाद, इसमें किसी रूढ़ी परंपरा को नहीं माना जाता। जहाँ कहीं भी बंधन है, ठीक है, तमाम स्तरों पर इन रूढ़ियों को स्वतंत्रतावादी कवियों ने विरोध किया है। रूढ़ियों को छायावादी कवियों ने बिल्कुल नहीं अपनाया है। तो इस तरह से स्वतंत्रतावादी प्रवृत्ति भी इनमें देखने को मिलती है। वेदना और करुणा, वेदना और करुणा तो ये समझिए कि छायावाद में विशेष रूप से जो कवि थे, जो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनके जीवन में बहुत अधिक पीड़ा रही। ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा ही कहती हैं, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा, तुमको ढूंढा था पीड़ा में, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। और आगे क्या कहती हैं वो, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है, और क्या कहती हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेदना और करुणा जो थी इन कवियों के जीवन में प्रारंभ से ही इन्होंने देखी, और उसी को ही देखिए कविता जो है कवि की अंतरात्मा से प्रस्फुटित होती है। ठीक है, और जब इनकी अंतरात्मा ही करुणा, वेदना और पीड़ा से भरी हुई थी, तो निश्चित रूप से इनके साहित्य में भी हमें वही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम श्रृंगार वर्णन की बात करें तो श्रृंगार वर्णन किसी भी साहित्य का ये समझिए सर्वोपरि गुण होता है कि श्रृंगार के बिना कोई भी रचना जो है वो पूर्ण नहीं होती, अधूरी रह जाती। तो इसी प्रकार से हम देखें कि कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कहा जाता है, उसमें श्रृंगार वर्णन पर थोड़ा सा हम दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। और इनका जो सौंदर्य वर्णन है वो बहुत ही निश्चल, पवित्र, उसमें कहीं भी हमें कामुकता दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पर, और जबकि हम ये बात माने कि आधुनिक काल से पहले रीतिकाल में तो पूर्ण रूप से जो साहित्य लिखा गया वो नारी के नैसर्गिक सौंदर्य पे लिखा गया, जिसमें वासना की और कामुकता की हमें बू आती है पूरे साहित्य में। उन्होंने तो देवी और देवताओं तक को भी कामक और लंपट के रूप में प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर जब हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, तो चाहे भारतेंदु युग में देखें, द्विवेदी युग में देखें, या फिर हम छायावाद में देखें, तो यहाँ पर जो है नारी का जो सौंदर्य का वर्णन किया गया है वो बहुत ही एक तरह से निश्चल पवित्रता के साथ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार खुलरा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो, जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो देखिए किस तरह से उपमाएं देते हुए कि नीले परिधान के बीच जो नायिका है उसका गौरवर्ण, ठीक है, गौरवर्ण आधे खुले वस्त्रों में से इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि मानो मेघवन बीच गुलाबी रंग, की मानो बादलों के बीच से बादलों को क्या गाया गया है, नीले बादल उनके नीले वस्त्रों को कहा गया है। और बिजली का फूल जो है उसकी सुंदरता को कहा गया है कि मानो जिस प्रकार से बादलों के बीच बिजली चमकती है, उसी प्रकार से नीले वस्त्रों के बीच नायिका का जो है गौरवर्ण ऐसा लग रहा है कि मानो गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है। श्रृंगार वर्णन देखा अभी हमने। उसके बाद राष्ट्रीय भावना, इन कवियों में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने राष्ट्र के नाम अपने बहुत सारे संदेश भी दिए, जागरण का संदेश दिया इन्होंने। राष्ट्रीय भावना का स्वर तो लगभग सभी कवियों की कविताओं में हमें देखने को मिल जाता है, छायावाद के कवियों की। जैसे जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, अरुणिय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान थे चित्त को मिलता एक सारा, कि हमारा ये देश है, लालिमा से परिपूर्ण हमारा ये देश मधुमेह है, अमृतमय देश है। और कहता है यहाँ तो अनजान व्यक्ति भी आ जाता है तो उसे भी सहारा प्राप्त हो जाता है। वहीं पर यदि हम माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियाँ देखें जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो कविताएं हैं इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। बात करें हम इन जीवन दर्शन की, तो दार्शनिक विचारधारा जो है वह प्रभावमान छायावादी कवियों में जो प्रसाद जी हैं उन्होंने समरस अर्थात आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है।
ठीक है। वेदों का, उपनिषदों का, महात्मा गांधी का, टैगोर जी का, विवेकानंद जी का और अरविंद जी का प्रभाव इनके साहित्य में देखने को मिलता है। यानी ये बौद्ध और गांधी दर्शन से विशेष रूप से ये प्रभावित रहे। तो इस प्रकार से इन्होंने मतलब आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है अपने साहित्य में। ठीक है। और कुछ पंक्तियाँ हम इसमें देखेंगे। और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुम्हें धरा पर। ठीक है। ये कहते हैं मनुज प्रेम में जहाँ रह सके मानव ईश्वर, कि मनुष्य जो है वे प्रेम भाव से रह सकते हैं, मनुष्य भी ईश्वर की भांति। और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुम्हें धरा पर, और कहता है तुम्हें इस पृथ्वी पर और कौन सा स्वर्ग चाहिए। यदि मनुष्य आपस में मिलजुल कर रहें तो कहता है कि वह ईश्वर तुल्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अलौकिक प्रेम। देखिए, प्रेम की पहली जो विशेषता है, इन्होंने स्थूल सौंदर्य की अपेक्षा उन्होंने सूक्ष्म सौंदर्य का अंकन किया है। ठीक है। सेकंड बात, उन्होंने व्यक्तिगता की, निजी प्रेम अनुभूतियों की उन्होंने व्यंजना की है। निजी मतलब स्वयं की। ठीक है। तीसरी सूक्ष्मता, यानी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो भावनाएं हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है। जैसे कि इस पद में देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। ठीक है। वो कहते हैं कि शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि माने चंद्रमा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सारे वाक्य हैं ये बहुत ही कवि ने ये समझिए कि उनकी अंतरात्मा से निकली हुई ये ध्वनियाँ थी। विश्व मानवतावाद को यदि हम देखें, छायावादी कविता में मानवतावादी भावनाओं की प्रधानता रही है। छायावादी कवियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास विवेकानंद, अरविंद, गांधी जी, टैगोर आदि के विचारों का अधिक उन्होंने व्यापक रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। ये कविता जो है ये कविता मानव को अधिक महत्व प्रदान करती है। यानी छायावादी कविता जो है वो मनुष्य मात्र को अधिक महत्व प्रदान करती है। जैसे कि यहाँ पर पंत जी का एक पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। कि सुंदर है विहग, कि पक्षी सुंदर हैं, सुमन सुंदर, फूल भी सुंदर हैं, लेकिन कहता है मानव तुम सबसे सुंदरतम, कि हे मनुष्य तुम सबसे सुंदर हो। यहाँ हम भाषा शैली देखते हैं। चित्रात्मकता, भाषा एवं लाक्षणिक पदावली जो है, इसी गुण के कारण इसमें बिंब ग्रहिता आती है। छायावादी कवि इस कला के परम विदग्ध हैं। छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति तत्व को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद को दिया, तो पंत ने शब्दों को खराद पर चढ़ाकर सूडोल और सरस बनाया है। तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले। तो इस प्रकार से ये चारों के चारों ही हैं छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि छायावाद काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति तत्व को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद को मिला दिया, तो पंत ने शब्दों को खराद पर चढ़ाकर उन्हें सुडोल और सुंदर बना दिया, तो महादेवी ने उसमें प्राण डाल दिए और इस प्रकार से छायावादी कविता का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर हम कोई भी भाषा की लाक्षणिकता में ये भी बता सकते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले, ये पद भी लिख सकते हैं। बीती विभावरी जाग रही, अंबरपन घट में डूबो रही, ये लाक्षणिकता दिखाई देती है इसमें भी। प्रगीतों के आधिक्य देखिए कि इसमें गीति काव्य बहुत अधिक लिखा गया। छायावादी साहित्य में प्रगीत, खंड काव्य, काव्य और प्रबंध काव्य भी लिखे गए। वीर गीत, संबोध गीत और शोक गीत, व्यंग्य गीत, गीति आदि काव्य के अन्य रूप विधानों का भी इसमें बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट, भार्यार्थ निरूपण के स्थान पर इन्होंने स्वानुभूति को प्रमुखता प्रदान की है। कैसे कि छायावादी कवियों ने स्वानुभूति को इस भांति चित्रित किया है कि सामान्य पाठक सहज ही उसमें तल्लीन हो जाता है। जयशंकर प्रसाद जी के एक पद के हिसाब से देखिए इसको, औरों को हंसता देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्मृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यहाँ जब मनो इस संसार से विरक्त हो जाता है, ठीक है, तो उन्हें संसार की तरफ उन्मुक्त करने के लिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी जो पद लिखते हैं वो है कि औरों को, कि हे मनु औरों को हंसता देखकर ही हंसो और सुख पाओ, और कहता है उसी में सुख को महसूस करो, अपने सुख को विस्मृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, और कहता है अपने सुख को इतना विस्तृत कर लो कि जिससे सभी को सुख प्रदान हो। अब कल्पना का
उन्मुक्त प्रयोग हुआ है। छायावादी कवियों ने उर्वरा कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। इन्होंने कल्पना पर की बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। छायावाद में कल्पना का प्रयोग बहुत ही अधिक हुआ है। जैसे मादकता से आए तुम, संज्ञा से चले गए थे, हम व्याकुल पड़े बिलखते, ये उतरे हुए नशे से। ठीक है, तो यहाँ कल्पना की गई है कि नायक कैसे आया और कैसे चला गया और नायिका कैसे बिलखते हुए रह गई। इसमें कवि ने मादकता और संज्ञा अमृत मानव की प्रेयसी के रूप में मूर्त रूप प्रदान किया है। ठीक है, प्रतीकात्मकता की यदि हम बात करें, प्रतीकात्मकता छायावादी काव्य की कला पक्ष की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति में सर्वत्र मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है, उसका संवेदनात्मक रूप से चित्रण किया गया है। जैसे प्रतीकात्मकता का व्यवहार किया गया है, फूल सुख के लिए प्रयोग किया गया है, सूल दुख के लिए। ठीक है, अर्थ में उषा प्रफुल्लता के अर्थ में, संध्या उदासी के अर्थ में, झंझा झंकोर गर्जन या फिर मानसिक द्वंद्व के अर्थ में आदि अनेक भावनाओं के अर्थ इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कला पक्ष इसका कि काव्य की भाषा खड़ी बोली है और इसमें उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अमूर्त का मूर्त तथा जड़ का चेतन पर आरोप किया गया है। ठीक है, जैसे कीर्ति किरण सी नाच रही है, कीर्ति किरण सी नाच रही है। कीर्ति मानी यश, कि मनुष्य का यश जो है वो किरण के समान नाच रहा है, सूर्य की किरणों के समान। और भारतीय तथा पाश्चात्य अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। मात्रिक और मुक्तक छंद का प्रयोग है। भाषा का परिष्कृत, प्रांजल, ललित और कल्पना रूप छायावादी कविता में मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारा है छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये यहीं पर समाप्त होता है। और अगले सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं उनके जीवन परिचय के साथ अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी। मुझे लगता है कि ये जो सेशन है आपका ये ऑनलाइन क्लासेज में ही चलेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और आशा करती हूँ कि आप घर पर सकुशल होंगे और आपका परिवार भी सकुशल होगा। इसी मंगल कामना के साथ अगली वीडियो में हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।